ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। हमने एक्चुअली स्टार्ट किया हुआ था। नाउ वी हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, ब्रेक डायफ्रैक्शन, ओजे इफेक्ट। वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड द इनर्शियल ट्रांजिशन में हमने कंटिन्यूस एक्स रे, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे सारे के सारे पढ़ लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, we are going to explain the failure of classical physics. Classical physics failed to explain certain phenomena, as we know that कि classical physics जो है वो कुछ phenomena को explain नहीं कर पा रहा था, such as black body radiation। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था वो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यानी क्लासिकली अगर हम लाइट को देखें तो लाइट इज अ वेव नेचर। अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको शो करवाऊंगा कि किस तरह ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स सर्टेन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एंड सम ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव किस तरह होगा, व्हाट इज वेव एंड व्हाट आर पार्टिकल्स। पहले जरा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर उस पर मजीद। वी वर एक्सप्लेनिंग के ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव किस तरह होगा। सो ये हमने क्या किया है, एक वाटर रिजर्वायर लिया हुआ है और इसमें मैं ड्रॉपलेट फेंक रहा हूँ। नल का मैंने ऑन किया हुआ है। यू कैन सी द वेव्स आर जनरेटेड एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम this point of starting point to the end point. If I observe the side view हमें हमारे पास जो होगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा कि the droplet is falling on the water and you can observe, you can see that the water is moving from one point to the other point, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट भी सेम फिनोमेना प्रेजेंट करता है। यहां पर अगर मैं लाइट को ऑन करता हूं, पहले साउंड को देखते हैं। दीज आर साउंड वेव्स। साउंड आप देख रहे हो, स्पीकर आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। हमें पता है कि वेव के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है। आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है और स्फीरिकल वेव, द साउंड वेव जो स्फीरिकल वेव है वो हमारे पास आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर देखता हूं लाइट को, आपने एक चीज यहां पर नोट की होगी, ऊपर यहां पर वेवलेंथ गिवन है, दैट इज 500 नैनोमीटर। यहां पर जो वेवलेंथ मैंने इस्तेमाल की हुई है लाइट की वो 500 नैनोमीटर है। ये जस्ट विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि लाइट किस तरह ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये टॉप वेव है और ये साइड वेव, दोनों एक ही तरह के इसके होंगे, बिकॉज लाइट वेव आर स्फेरिकल, दे कैन स्प्रेड आउट ऑन द होल थिंग। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन देखूं तो स्क्रीन पर हमारे पास ब्रिलियंस नजर आ रही है। अगर इसका ग्राफ देखूं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग, are vibrating and the light wave is traveling from this to this point, ठीक है। This is what we call the classical explanation of the wave। ये wave की classical explanation हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। I can change, you can see that this wavelength can be changed by changing this knob। okay, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन चलिए आपको पता है कि जो लाइट होगा वो हमें पता है कि उसकी अपनी एक पार्टिकुलर 380 to 750 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। यहाँ पर इसको ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए था इसको भी। ओके, यहाँ पर कोई भी लाइट में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी लाइट में इस्तेमाल करूंगा, ये बिहेव करेगा लाइक अ वेव। अब वेव के लिए एक फिनोमेना है, वेव कैन इंटरफेयर। सो वाटर ड्रॉपलेट है, इसके सामने अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके सामने रख रहा हूं डबल स्लिट्स, ठीक है। वाटर वेव जनरेटर है, यहाँ पर मैंने सिंगल स्लिट रखा हुआ है। सिंगल स्लिट से जब वाटर पास होंगे सो द डायफ्रैक्शन फिनोमेना विल टेक प्लेस एंड यू कैन ऑब्जर्व द बेंडिंग ऑफ द वेव व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर होल। द लेंथ ऑफ दिस होल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, ठीक है। सेम फिनोमेना अगर मैं डबल स्लिट ले रहा हूं, आई एम टेकिंग नंबर ऑफ स्लिट, वन स्लिट है, नाउ आई एम टेकिंग टू स्लिट्स। टू स्लिट पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इस स्लिट के थ्रू भी वाटर वेव बेंड होगी और इसके भी बेंड होंगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन अगर मैं यहाँ पर लगा लूं तो
यू कैन सी द ग्राफ के एंड पर किस तरह ये बेंड होगा, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर ग्राफ की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मैंने 2 स्टेट लगाए हैं, अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइट। तो लाइट को अगर हम देखें तो लाइट विल बिहेव लाइक light will also behave in the same sense that it will bend at the when it emerges from the what we call from this opening. That the length of this opening is now in nanometer. The nanometer means that it is what we call it is comparable to the wavelength of the light wave. Now, if I am adding another slit, you can see the young double slit experiment. Also, we have discussed about young double slit experiment. So on the screen, you will get dark and bright fringes. The center one is bright fringe, dark fringe, bright, dark, bright. So यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये dark fringe का मतलब ये है कि light and light are cancelling the effect of one another, just like the wave cancel the effect of one another. Destructive interference यहाँ पर होगा, यहाँ पर destructive interference होगा, यहाँ पर constructive, यहाँ पर constructive और यहाँ पर constructive interference होगा। और आपने एक चीज और नोट की होगी कि सेंटर की इंटेंसिटी मैक्सिमम, जितना हम दूर जाएंगे इंटेंसिटी हमारे पास कम से कम हो रही है। सो दिस इज व्हाट अबाउट लाइट के लाइट हमारे पास वेव नेचर शो कर रहा है और वेव नेचर के मुताबिक हमने इसके ऊपर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, ठीक है। तो लाइट का हम पहले मालूम कर चुके हैं कि लाइट हैज अ वेव नेचर, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस केस में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो साइंटिस्ट क्यों इसको फेल करने में क्यों इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, बिकॉज they were considering light as a pure wave. as young double slit experiment में हमने देखा था, अभी हमने देख लिया कि लाइट जो है ये बिहेव करता है लाइक अ वेव। तो वेव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि वेव जो होगी ये हमारे पास इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन काज कर सकती है। इंटरफेरेंस तो हमने देख लिया, नाउ लेट मी शो यू द डायफ्रेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर इज अ लाइट सोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने लेजर लाइट लिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये। आप अगर देखो यहाँ पर जरा इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है, एक स्मॉल ओपनिंग है और ये स्क्रीन है। अगर मैं इस पर ये लाइट बम्बार करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आएगा। द सेम पैटर्न डायफ्रेक्शन हमारे पास वेव फिनोमेना है, क्योंकि हम वेव और पार्टिकल में हम डिफरेंशिएशन ही इस वजह से कर सकते हैं कि जो पार्टिकल होगा वो इंटरफेयर डायफ्रेक्ट नहीं कर पाएगा, जो वेव होगा वो इंटरफेयर और डायफ्रेक्ट करेगा। तो यहाँ पर लाइट इंटरफेयर और डायफ्रेक्ट दोनों कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ये हमारे पास क्या है, इट इज वेव। ओके, तो लाइट यहाँ पर हमने ये सीखा कि लाइट जो होगा ये वेव नेचर शो करता है, ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यही एक्सप्लेनेशन वेव को लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया और उन्होंने ब्लैक बॉडी पे अप्लाई किया, तो वो रिजल्ट जो आ रहे थे वो इंटायरली डिफरेंट थे। यानी जो मैथमेटिकली जो एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्टेड कर्व था, जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो आगे आएगा, आगे के लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह। तो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था ब्लैक बॉडी का वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, बिकॉज क्योंकि साइंटिस्ट जो थे वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इन क्लासिकल फिजिक्स लाइट परफेक्टली बिहेव लाइक अ वेव। Photoelectric effect is another phenomena which cannot be explained by the known laws of classical physics. Again, counter scattering, pair production, and electron diffraction, these phenomena were not explained by the known laws of classical physics. And some of the fundamental properties of subatomic particle like spin हो गया, how it's split into its two spin हाफ पार्टिकल क्या चीज है, इसकी स्प्लिटिंग किस तरह होती है, ठीक है। सो ये स्टार की इफेक्ट, ज़ीमान इफेक्ट वगैरह जो होगा ये क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि बिटवीन 1900 and 1930 another revolution took place in physics. A new theory called quantum mechanics was successful in exploring the behavior of particles of microscopic size. यानी माइक्रोस्कोपिक साइज के जो माइक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक साइज का मतलब ये है कि द साइज व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू योर नेकेड आईज, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द एटम इटसेल्फ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में आप बात कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर सकते हो, या एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आप बात कर सकते हो। वहां पर जो है तो जितनी भी नॉन लॉज ऑफ फिजिक्स से क्लासिकल फिजिक्स सारी की सारी फेल हो जाती है। सो कह रहे हैं कि अ न्यू थ्योरी कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स was successful in explaining the behavior of particle of microscopic size. The first explanation using quantum mechanics was introduced by Sir Max Planck. सबसे पहले जो हमारे पास explanation थी
उन इन चीजों की, वो सबसे पहले एक ब्यूटीफुल इक्वेशन था, वी विल एक्सप्लेन दैट ब्यूटीफुल इक्वेशन लेटर, E इज इक्वल टू NHF, ठीक है। तो इसके मुताबिक एनर्जी क्वांटाइज थी और मैक्स प्लांक ने सबसे पहले यानी इसका जो हम कहते हैं ना बुनियाद इस मैक्स प्लांक ने रखी थी। एंड मेनी अदर फिजिसिस्ट वर इन्वॉल्व्ड इन द अदर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट में फिर बाकी साइंटिस्ट ने भी काम किया था, ठीक है। Now we are coming toward the black body radiation, but before that, proceeding further, let me ask if anyone faces any difficulty or any doubt, they can ask. Kindly raise your hand if you have any question. Raise your hands. सर Yes. सर अगर हमसे कोई पूछे कि मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में मेन फर्क क्या है, तो हम किस तरह मतलब उसको जवाब देंगे कि 1900 से पहले वाली फिजिक्स को हम क्लासिकल कहते हैं और Before उसके बाद उनको 19 मॉडर्न okay, क्या जवाब देंगे? I got your question. देखो 1900 से पहले जितनी भी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई थी वो हमारे पास सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स है। क्यों क्लासिकल फिजिक्स है? क्योंकि उसमें जो हमारे देखने की सेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं या जो सोचने समझने की सेंस, वो सारे के सारे वहां पर काम करते। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर शो करवाया कि लाइट हैज अ वेव नेचर, और उसको मैंने प्रूफ यहाँ पर करवाया, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दी कि लाइट का परफेक्ट वेव नेचर है। वो हम जो है तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कर चुके हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक आप जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हो वो आप उसके थ्रू करते हो। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिक फर्क ये है कि यहाँ पर जो लाइट होगा ये बिहेव नहीं करेगा लाइक अ वेव, इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। यहाँ पर डुअल नेचर आ जाएगा कि जो वेव होगा ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ अ पार्टिकल ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास दैट इज 9.1 kg, इट विल बिहेव लाइक अ वेव, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो बिहेव करेंगे लाइक अ वेव, और वेव बिहेव करेगा लाइक अ पार्टिकल। मीन टू से दैट के वेव का भी डुअल नेचर होगा और पार्टिकल का भी डुअल नेचर होगा। तो लाइट का भी डुअल नेचर है और वहां पर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी डुअल नेचर है। इन सर्टेन फेनोमेना द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ परफेक्ट वेव, इन सर्टेन फेनोमेना द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की हम डायफ्रैक्शन देख सकते हैं। इसका मतलब है कि डायफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना दैट इज प्योरली एसोसिएटेड विद अ wave. So if you are observing diffraction for electron, it means that electron is has a wave nature, ठीक है। तो यहाँ और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एनर्जी जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में थी वो कंटिन्यूअस थी, ठीक है, कि एनर्जी कोई भी हो सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और उसका अपना एक खूबसूरत इक्वेशन है यहाँ पर। लेट मी राइट दैट थिंग, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। E इज इक्वल टू NHF। लेट मी चेंज द कलर, ये कलर ज्यादा विजिबल नहीं होगा, ये ज्यादा विजिबल है, ठीक है। E is equal to NHF. E is energy, N is number, H is Planck's constant and F is frequency. So देखो you can count the energy packet. N is equal to 1 2 3 4 5 6 up to so on and so forth. It means that the energy is quantized, but in classical physics energy is not quantized. Again, another difficulty which arises in classical physics. In classical physics angular momentum is continuous, but in modern physics L is equal to NH डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि क्वांटाइज्ड होगा। घर में आप जब पंखा ऑफ करते हो तो पंखे की स्पीड जो मैक्सिमम से 0 पर आती है, तो देखो हर एक स्पीड को टच करता हुआ वो 0 तक पहुंचता है। या अगर उसको ऑफ पंखे को आप ऑन करते हो तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। या अगर एक चलती कार का आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसका स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होकर 0 पर आ जाएगा। लेकिन क्वांटम पार्टिकल का बिहेवियर इस तरह नहीं होगा, उसमें बीच में क्या होगी, ब्लॉकेज होगी, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल कैन नॉट अटेन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मोमेंटम। वो हर एक एंगुलर मोमेंटम नहीं ले सकता, वो एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम लेगा, ठीक है। तो वो एक पार्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम लेगा, फिर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्किप करेगा और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लेगा। जिस तरह हम कहते हैं n is equal to 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें अब इसमें किसी को भी सॉल्व करोगे तो इसमें हर एक एंगुलर मोमेंटम में एक गैप आ जाएगा, ठीक है। यानी उसके बीच में एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता। तो उसका जो पंखा होगा, जो क्वांटम पार्टिकल का पंखा होगा, वो कंटिन्यूअसली रोटेट नहीं करेगा बल्कि वो जर्क में रोटेट करेगा। एक पार्टिकुलर स्पीड रोटेट कर सकेगा, दूसरे स्पीड को स्किप करके तीसरे स्पीड पर वो रोटेट करेगा, ठीक है। सो ये बेसिक फर्क थे। फिर एक और चीज भी आ जाती है कि क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास जो है तो वो आता है बेटा, दैट इज mass, length and time all are absolute. You cannot change the mass because mass is the quantity of matter
और आप जमीन पर देखो, जाओ मून पर जाओ, कहीं पर स्पेस में जाओ, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर आपकी चेंज नहीं होगी। इस तरह टाइम और लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम स्पेशल रिलेटिविटी में देखते हैं, विच इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें हम देखते हैं कि लेंथ, टाइम एंड मास ईच एंड एवरी वन कैन चेंज। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी becomes are nearly equal to the speed of light, then we observe that time will not tick at the same rate, the length decreases, the mass increases. तो ये सारे वजूहात की बिना पर हम क्लासिकल फिजिक्स को और मॉडर्न फिजिक्स को सेपरेट करते हैं। आई होप यू गेट द आंसर। यस सर, बिल्कुल समझ आ गई, थैंक यू बेटा। The Blake body radiation, देखो जरा, the basic problem was in understanding the observed distribution in the radiation emitted by a Blake body। यानी जो Blake body का कर्व है, let me show you the curve of the Blake body। देख सकते हो, this is the Blake body curve। ठीक है, किसी स्टार का टेम्परेचर है कि कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ये हमारे पास वो Blake body कर्व है। सो दिस कर्व, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने जो नोन लॉज ऑफ फिजिक्स थे, जो हमारे पास बिफोर 1900 थे, यानी जो क्लासिकल फिजिक्स थे, उसके लॉज इस पर अप्लाई करना शुरू किए। तो उनके पास ये रिजल्ट नहीं आ रहा था, यानी जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था और जो वो प्रिडिक्ट कर रहे थे बाय द थ्योरी, वो बिल्कुल मिसमैच कर रहे थे। एक कर्व इस तरह जा रहा था और एक कर्व हमारे पास इस तरह आ रहा था। ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी की तरफ ये बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये कर्व हमारे पास एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। द बेसिक प्रॉब्लम वाज इन अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। ये एक ब्लैक बॉडी है और उसकी जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। क्लासिकल फिजिक्स डिड नॉट adequately describe the observed distribution. A black body is an ideal system that absorb all radiation incident on it. अब ब्लैक बॉडी कौन सी होगी? जो ब्लैक बॉडी होगी वो तमाम के तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी जो बॉडी तमाम के तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके उसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सिस्टम, यानी इसको आप फिजिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक बॉडी ले सकते हो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी आप नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। जब उस पर कोई रेडिएशन पड़ेगी, कोई भी ईएम वेव आप उस पर स्ट्राइक करोगे, तो वो क्या करेगा? वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, पहले हम यहाँ पर ये बात देखें कि इसको हमने ब्लैक बॉडी का नाम क्यों दिया हुआ है? येलो, ग्रीन, ब्लू, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो ब्लैक बॉडी का नाम इसको हमने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब कोई बॉडी तमाम रेडिएशन एब्जॉर्ब करे तो इट अपीयर ब्लैक, वो हमें ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कि बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, वो रेडिएशन को एमिट भी करती है, इसको हम जनरली एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। आपको एग्जांपल दे सकता हूं। let us consider a system, let me make a system over here। हमने कोई ब्लॉक कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, कोई सिस्टम है मेरे पास, that is S है हमारे पास। ठीक है, let's suppose it has a temperature T। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है? that is T is the temperature। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर है। अब ये जो सिस्टम है, इट इज, ये इसके बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज, लेट्स सपोज इट्स सराउंडिंग। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर या एलिप्टिकल टाइप, ये हमारे पास सराउंडिंग है। अब इसका जो टेम्परेचर, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर हमारे पास इट इज स्मॉल टी, एंड लेट्स सपोज कैपिटल टी इज greater than small t, it means that the temperature of the system is greater than the temperature of the, okay, for sake of simplicity, let me first take the temperature. Let's suppose the temperature of the system is less than the temperature of the surrounding, so a particular amount of radiation will enter from surrounding to system। ठीक है, ये जो आपको एरोज दिखाई दे रही, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एनर्जी। ठीक है, which will arrive from surrounding to the system। एज अ रिजल्ट सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब दिस एनर्जी,
और यहाँ पर सिस्टम की जो एनर्जी होगी ये इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब कुछ देर बाद लेट सपोज एक दूसरा सिस्टम ले रहा हूं जिसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास कम है एज कंपेयर टू द सिस्टम, यानी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, कैपिटल T is greater than small t. Now the temperature of the system is greater than temperature of surrounding. So the energy will flow from system to the surrounding. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनर्जी जो होगी रेडिएशन निकलेगी सिस्टम से और ये एंटर होगी सराउंडिंग में, ठीक है। तो सिस्टम से रेडिएशन निकलेंगी और सराउंडिंग में रेडिएशन जो है तो वो क्या करेगी, ये इवॉल्व होगी। तो इस केस में जब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो ये रेडिएशन को एमिट करेगा, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अगर ये एक ब्लैक बॉडी है जिससे तमाम रेडिएशन निकल रहे हैं तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि इससे ये थर्मली रेडिएशन एमिट कर रहा है, और अगर इसका टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का ज्यादा है तो ये तमाम के तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो बॉडी जो तमाम के तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है या रेडिएट कर सकती है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे, और उस रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। सही है। नाउ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज अ स्मॉल होल लीडिंग टू द इनसाइड ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके अंदर हमने एक होल बनाया हुआ है। कंसिडर करो कि एक स्फीरिकल ऑब्जेक्ट है, इसके सामने हमने कॉनिकल प्रोजेक्शन यानी ये HC बनाई है ताकि जब लाइट इस पर पड़े तो क्या करे, इसको डिस्टर्ब कर सके। यानी सीधे अगर यहाँ पर ये प्लेन होती तो लाइट इस तरह एंटर होती और एंटर होने के बाद उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती। जिस तरह आपको दिखा सकता हूं कि अगर ये प्लेन होता, ठीक है, ये सामने का जो एंड है अगर ये प्लेन होता तो लाइट इसी डायरेक्शन में आती, ठीक है, और यहीं से इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर रहे, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, ये जहां पर ये इट्सा बना लेते हैं या अंदर इर्रेगुलर पॉलिशिंग कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो है तो ये हम इट्सा बनाते हैं ताकि लाइट यहां पर स्ट्राइक करे और ये इर्रेगुलर पाथ से रिफ्लेक्ट हो। तो जब लाइट एंटर होगी, लेट मी अनडू दिस, जब लाइट एंटर होगी यहां स्ट्राइक करेगी तो इस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सम ऑफ द लाइट विल एब्जॉर्ब ओवर हियर एंड सम ऑफ इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस रीजन। यहां पर कुछ एब्जॉर्ब होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ यहां एब्जॉर्ब होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी तरह तमाम की तमाम लाइट हमारे पास यहाँ पर जो है तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज अ स्मॉल होल लीडिंग टू द इनसाइड ऑफ द होलो ऑब्जेक्ट। ठीक है, द होल एक्ट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, यानी ये जो होल होगा, ये कैविटी जो होगी, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करेगी। सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक, ब्लैक कलर या चारकोल या हमारे पास कोई आपका जो सुरमा होता है, काजल जो होता है, हमने अंदर इसकी कोटिंग की हुई है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो। द नेचर ऑफ द रेडिएशन लीविंग द केविटी थ्रू द होल्स डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द केविटी। जिस तरह मैंने इससे पहले स्लाइड में एक्सप्लेन करके दिया कि जो हमारे पास जो रेडिएशन होगी, ठीक है, द रेडिएशन लीविंग द केविटी, यानी इस केविटी जो रेडिएशन बाहर निकलेगी, ये डिपेंड करता है इस केविटी के टेम्परेचर पर। कहने का मतलब ये है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस केविटी इज less than the temperature of the surrounding, so this cavity will absorb radiation. ठीक है, this black body will absorb radiation. If the temperature of this cavity is greater than the temperature of the surrounding, this cavity will radiate energy. ये cavity हमारे पास energy radiate करेगी। ठीक है, तो जब ये cavity energy radiate करेगी तो इसका मतलब ये है कि the body can absorb and emit radiation. That's why it is known as black body radiation, and this radiation which is emitted or absorbed by this black body or cavity is known as cavity radiation, black body radiation and thermal radiation as well. ठीक है, रेडिएशन के मुताबिक साइंटिस्ट ने कुछ लॉज प्रेजेंट किए हुए हैं, certain basic laws of what we called the radiation, basic laws of radiation. So all object emit radiant energy, यानी तमाम बॉडी जो होंगी ये रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी को एमिट करेगी। हार्टर ऑब्जेक्ट एमिट मोर एनर्जी देन कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट मी शो यू ऑन द ग्राफ। ओके, यू कैन सी द ग्राफ।
दिस इज द रेडियंट एनर्जी ग्राफ। तो 3500 केल्विन के लिए इतनी एनर्जी है, द एरिया अंडर कर्व। 4000 के लिए रेडियंट एनर्जी जरा ज्यादा हुई है, 4500 के लिए मजीद ज्यादा हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास 5000 के लिए मजीद ज्यादा हुई है और 5500 के लिए मजीद ज्यादा हुई है। सो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेडियंट एनर्जी हमारे पास उतनी इंक्रीज हो जाएगी। हार्टर ऑब्जेक्ट एमिट मोर एनर्जी देन कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है। लेट मी मेक इट अगेन। This is system 1 and that is system 2. This one whose temperature is T1 and S2 whose temperature is T2, such that T1 is greater than T2. सो अगर इन दोनों सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है, नहीं इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जो रेडिएशन निकलेगी इससे ज्यादा रेडिएशन निकलेगी और इससे कम रेडिएशन निकलेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो सराउंडिंग और इसके टेम्परेचर में टेम्परेचर ग्रेडियंट फर्क ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर का फर्क ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास इजीली ये एनर्जी रेडिएट कर सकेगा। और अगर इसका और सराउंडिंग का टेम्परेचर में फर्क इतना नहीं है तो यहाँ से टेम्परेचर की जो फ्लो होगी, यानी कि रेडिएशन की जो फ्लो होगी वो कम होगी बनिस्बत इसके। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि द हार्टर ऑब्जेक्ट मोर एनर्जी देन colder hotter object emit more energy than colder object. The amount of energy radiated is proportional to the temperature of the object raised to the fourth power. यानी टेम्परेचर का हम क्या करते हैं, यानी जो रेडिएशन होगी ये हमारे पास बराबर होगी F इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 5.67 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। 4 इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारे पास इसका 4 पावर है। यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है उसका टेम्परेचर है T और दूसरे का है 2T, यानी दो डिफरेंट सिस्टम अगेन ले रहा हूं और दोनों का टेम्परेचर ले रहा हूं। 1 इज T, इसका टेम्परेचर है T और इसका टेम्परेचर है हमारे पास दैट इज 2T, ठीक है। 1 इज its temperature is T and its temperature is 2T। सो अगर हम यहाँ पर देखो तो T के ऊपर 4 आया हुआ है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो F प्राइम के बराबर होगी। तो 2 का जब हम 4 पावर लें 2 2s आर, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 गाना गिव यू 16। तो रेडियंट एनर्जी जो होगी ये 16 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। इफ यू आर मेकिंग द टेम्परेचर ट्वाइस, इफ यू आर डबलिंग द टेम्परेचर, द रेडियंट एनर्जी बिकम 16 टाइम ग्रेटर। यानी अगर एक बॉडी है उसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 100 केल्विन और दूसरे का है 200 केल्विन, तो जिसका टेम्परेचर 200 केल्विन है वो 16 टाइम मोर एनर्जी रेडिएट करेगा एज कंपेयर टू दैट द सिस्टम हुज टेम्परेचर इज 100 केल्विन। अब ऑल ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएंट एनर्जी, तो यहाँ पर तो हमें ये बात क्लियर हो गई है कि जितनी भी बॉडी होगी वो तमाम के तमाम रेडिएशन एमिट करेंगी, ठीक है। हार्टर ऑब्जेक्ट एमिट मोर एनर्जी देन कोल्डर ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर जो दूसरी लॉ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हमने बात कर ली है, ठीक है, कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएट एनर्जी होगी वो बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। द हार्टर द ऑब्जेक्ट द शॉर्टर द वेवलेंथ। अब ये जो लॉ है ये दूसरी लॉ है कि जितना हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उतनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, ठीक है। किस तरह, यहां पर देखो, आपने यहां पर देखा, ठीक है। ये अगर मैं यहां पर मेंशन करना चाहूं, डिफरेंट पीक में यहां पर ले रहा हूं,
2 का नहीं दे रहा हूँ, देखो बिल्कुल स्ट्रेट एरोस प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, जितने बॉडी का टेम्परेचर, देखो ये नीचे वेवलेंथ आपको नजर आ रही होगी, पिक्चर इज अ लिटिल ब्लरी, लेकिन नीचे वेवलेंथ है और ऊपर हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंट एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जितना बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। यू कैन सी दैट द, अच्छा यहां पर आप देखें तो जितना हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब हार्टर बॉडी होगी, तो उसका जो पीक होगा, द पीक शिफ्ट, यहाँ पर पीक यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। इसका पीक 4000 केल्विन पर पीक यहाँ है, 450 पर 4500 पर पीक यहाँ है, 5000 पर पीक यहाँ है और 5500 पर पीक यहाँ है। सो जितना हम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेडियंट एनर्जी का जो पीक होगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ये शिफ्ट करेगा, ठीक है। ओके, द हार्टर द ऑब्जेक्ट द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एनर्जी। अब ये क्या चीज है? दिस इज वीन्स लॉ, इसको हम क्या कहते हैं? वीन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। यानी लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर तो होगा तो उसकी एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ सकता है इन द टर्म ऑफ लैम्डा मैक्स, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ जो पीक आ रहा है, दैट इज 3000 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय टेम्परेचर इन केल्विन। So if you are taking a temperature in Kelvin of any body, so just divided by 3000. Let me take for example जो अर्थ का टेम्परेचर है, let's suppose that is 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ले रहा हूँ, 25 डिग्री सी, या मैं इन टर्म ऑफ केल्विन लूंगा तो let's suppose 310 केल्विन ले रहा हूँ। 310 केल्विन इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब मैं चेक करता हूं कि इसका पीक कहां पे लाई करेगा। सो आई कैन डिवाइड 3000 डिवाइड बाय 310। ये आ जाएगा आपके पास 9.67 माइक्रोमीटर। तो लैम्डा मैक्स हमारे पास होगी 9.67 10 टू पावर 9.67 10 टू पावर -6 मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ। अब जब हम ये प्लॉट करते हैं तो इट लाइज एग्जैक्टली इन द इंफ्रारेड रेडिएशन, इन IR रेंज में ये लाई करेगा, ठीक है। तो 300 केल्विन जमीन का है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर मैंने 300 या 310 आप ले सकते हो, तो ये 9.67 10 टू पावर -6 मीटर में आएगा। और इसी तरह सन का अगर 6000 केल्विन पर लोगे तो लेट मी टेक के 6000 केल्विन पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सो 3000 डिवाइड बाय 0.5, तो ये बन जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर। जब इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 500 नैनोमीटर के रेंज में आ जाएगा, जो येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड द अर्थ। आप देख सकते हो कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है और अर्थ का 300 केल्विन है। तो 6000 केल्विन और 300 केल्विन, इसके लिए लैम्डा मैक्स 0.5 माइक्रोमीटर आ रही है और इसके लिए ऑलमोस्ट 10 आ रही है। मैंने 310 लिया था, इसलिए यहाँ पर 9.67 आ रही थी। जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा, रीजन इन स्पेक्ट्रम जो होगा, ये जो होगा जमीन, ये इस रेंज में आएगी। अर्थ की जो रेडिएशन होगी वो इस रेंज में आएगी। देखो 10 इंफ्रारेड रेडिएशन में आ रही है और 1 से लेकर 0.1 तक ये आ रहा है विजिबल लाइट में। तो 0.5 यहां पर कहीं आएगा, ठीक है ना। तो 1 0.9 0.8 अप टू 0.5, तो 0.5 कहीं यहीं पर लाई करेगा। तो ये येलो कलर के रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो स्टार, कुछ स्टार का, किसी स्टार का पीक जो होगा तो वो फॉर एग्जांपल कोई स्टार जितना सरफेस टेम्परेचर होगा उतना ही उसका पीक हमारे पास राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है। अगर उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत कम है तो वो हमारे पास रेड शिफ्टेड होगा, और अगर उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है
तो ब्लू शिफ्टेड होगा। तो जो स्टार आपको ब्लू दिखाई देंगे इसका मतलब ये कि उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, और जो स्टार आपको रेड दिखाई देंगे इसका मतलब है कि उसका सरफेस टेम्परेचर हमारे पास कम है। ठीक है, देखो ये विजिबल में दे रहा है सन येलो कलर, और ये इंफ्रारेड रेडिएशन में दे रहा है। समझ गए हो? ये हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा आप? लास्ट में जो सर आपने जो वीन्स लॉ जो बयान की सर, तो उसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था उसके बारे में थोड़ा बयान करें फिर से, जो ओके, स्पेक्ट्रम लास्ट में ठीक है, सही है, बता देता हूँ। ये ला है हमारे पास, ठीक है। लेमडा मैक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3000 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय टी के टेम्परेचर इन केल्विन। दिस इज द वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें बॉडी के टेम्परेचर का पता हो, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर का पता हो तो हम उसका कलर मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि एक फ्लेम है, उसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड या लेट्स सपोज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका फ्लेम है, तो उसका कलर कौन सा होगा? 3000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कर लोगे तो उससे आपके पास जो आंसर आएगा वो विजिबल रेंज के रेंज में कहीं लाई करेगा। ठीक है, पर्पल कलर या ब्लू कलर का फ्लेम वो हो सकता है, या शायद कोई और कलर हो, ठीक है, या शायद हमारे पास इंफ्रारेड में लाई करे, जो भी हो। तो उससे आपको पता है कि 380 to 750 नैनोमीटर हम देख सकते हैं। उससे अगर वेवलेंथ कम है या ज्यादा है तो फिर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि अगर वेवलेंथ उससे ज्यादा है इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर 380 से कम है, 350 से कम है हमारे पास, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम यहाँ पर सन और अर्थ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक का टेम्परेचर 600 केल्विन है, दूसरे का हमारे पास जो है तो वो 300 केल्विन है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो 300 केल्विन का जो रेंज आएगा वो 10 के करीब आएगा। सो दिस अर्थ का जो स्पेक्ट्रम होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। रात के टाइम जमीन क्या करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। इसी तरह जो सूरज होगा ये एमिट करता है दैट इज विजिबल लाइट ऑफ येलो कलर। ठीक है, 0.5 अगर हम यहां पर देखें तो 0.5 जो हमारे पास होगा वो येलो कलर, 1 और 0.1 के बीच में 0.5 बिल्कुल यहां लाई करेगा, तो वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए सूरज हमें येलो कलर का नजर आता है। समझ गए हो? जी सर, बिल्कुल समझ। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन पूछ रही है उस्मान, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की बात कर रही थी कि जो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है तो क्या इसके दरमियान मीडियम की जरूरत होती है? किसी की जरूरत होती है बेटा? रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को अकर करने के लिए, मतलब इसको होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है? देखिए, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट यानी एक होता है रेड शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इस तरह चेंज हो रही हो, वो फिर हम डार्क इफेक्ट में पढ़ते हैं कि स्टार अगर रेड शिफ्ट है इसका मतलब है कि वो दूर जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ एक्सपेंड हो रही है तो वो रेड की तरफ प्रोसीड करेगा। और अगर ब्लू शिफ्टेड है यानी उसका पीक ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जमीन के करीब पहुंच रहा है। एक ये बात है। एक इस तरह होता है कि उसमें शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं करे, जस्ट कलर ऑब्जर्व करते हैं। तो जो स्टार आपको रेड कलर का दिखाई देगा वो इसका मतलब है कि उसका सरफेस टेम्परेचर कम है, और जो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा इसका मतलब है कि उसका सरफेस टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। आपका क्वेश्चन ये है कि इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं। सो जो लाइट वहां से ऑरिजिनेट होकर जमीन तक पहुंचती है तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव require no material media for their propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को जिस तरह सूरज से रोशनी जमीन तक पहुंच रही है, although एटमॉस्फेरिक लेयर एक पार्टिकुलर रेंज तक है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, कोई एयर मौजूद नहीं है, तो स्टिल सूरज की रोशनी हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सही है, तो उसके लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है, बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन सर मेरा ओके, आई हैव मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।